नमस्कार दोस्तों आज इस प्रोग्राम के अंदर हम डीप स्टेट की चर्चा करेंगे। डीप स्टेट हो सकता है मेरे कई दर्शकों ने नाम भी ना सुना हो और कई दर्शकों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ट्रंप की जो आने वाली सरकार है उसके संदर्भ में डीप स्टेट की बात हो रही है। हालांकि डीप स्टेट जो है वो जिनपिंग के शासन में, पुतिन के शासन में, किम जॉन उन के साथ शासन में या मोदी के शासन में कॉमन चीज है। ट्रंप का जो अर्लियर का काल था 2016 से 2020 का, उसके अंदर काफी हद तक डीप स्टेट का इस्तेमाल किया गया था। डीप स्टेट क्या होती है? एक वो स्टेट या एक वो सरकार जो आपको सामने नजर आती है कि ये सरकार है, ये इसका प्रधानमंत्री है, इसके पीछे ये सारे मंत्री हैं और उसके पीछे फिर ये सारे इलेक्टेड लोग हो गए। जैसे इंडिया का, अमेरिका का संदर्भ ले तो ये इलेक्टेड लोग हैं जो चुन के आए हैं जनता के द्वारा। तो उनको सामने कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री वगैरह बना दिया जाता है, या फिर रेल मंत्री हो गया, कोई और मंत्री हो गए। तो आपके सामने 60-70 चेहरे आ जाते हैं मंत्रियों के रूप में। लेकिन उसके पीछे एक शैडो स्टेट होती है, एक शैडो सरकार होती है, छाया सरकार होती है। काम खास तौर से वो सब जिन्हें बहुत सारे गुप्त काम करने होते हैं या मैनिपुलेशंस के द्वारा सरकार चलानी होती है, तो वो सरकार जो सामने दिखाई जा रही है, आईना जो है वो अलग है जो आपको दिखाई देता है, और पीछे जो काम करने वाले लोग हैं वो अलग हैं। इसके अंदर अक्सर बहुत सारे लोगों को जो इलेक्टेड नहीं होते, जो चुनाव से चुन के नहीं आते, उनको कोई इकोनॉमिक एडवाइज़र, कोई मिलिट्री एडवाइज़र या फिर कोई सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इस एडवाइज़र के नाम से उनको भर्ती किया जाता है। इनका चुनावों से कोई ताल्लुक नहीं होता है। और फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो सामने जो सरकार नज़र आ रही है उसकी कोई हस्ती नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है। सारी की सारी जो पावर होती हैं वो शैडो गवर्नमेंट के पास होती हैं, जिसे डीप स्टेट कहा जाता है, जो पीछे सरकार चल रही है, पर्दे के पीछे है। और डेफिनेशन के हिसाब से कहा जाए तो बॉडी ऑफ द पीपल, टिपिकली इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज और द मिलिट्री, बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन द सीक्रेट मैनिपुलेशन और कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। वो कौन लोग हो सकते हैं? उसमें कुछ बिजनेसमैन भी होते हैं, उसमें कोई और लोग हो सकते हैं, कोई डोमेन एक्सपर्ट हो सकते हैं सरकार के, लेकिन सब चहेते होते हैं। इसमें जो सीएजी के चीफ होंगे या कुछ खास मेंबर होंगे वो भी सरकार के होंगे, वो रिपोर्ट्स वही देंगे जो सरकार चाहेगी। इकोनॉमिक आंकड़े, इकोनॉमिक एडवाइज़र वो देंगे, उस टाइप का इकोनॉमिक एडवाइज़र रखा जाएगा कि वो उस किस्म के आंकड़े आपके सामने पेश करे जो वो चाहते हैं, ना कि जो असल में है। डिफेंस के जो आंकड़े, एक डिफेंस एडवाइज़र होगा पीछे, या फिर एक खुफिया सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो पीछे सब काम करेगा, बताया कुछ और जाएगा और पीछे कुछ और होगा। इसके अलावा सरकारों को मैनिपुलेट करने के लिए आपको अलग अलग जगह पे अपने चीफ मिनिस्टर भी चाहिए होते हैं। वो चीफ मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो बेसिकली रोबोट्स होते हैं, वो रोबोट्स होते हैं, या जो गवर्नर्स होते हैं वो रोबोट्स होते हैं। तो उनकी अपनी कोई नीति नहीं होती है। यहाँ पर चाहे वो भारत के संदर्भ में लिया है, सीबीआई का चीफ हो, आईटी चीफ हो, कस्टम्स का चीफ हो, ईडी का चीफ हो, या फिर सीवीसी का चीफ हो, मिलिट्री का चीफ हो, पुलिस के जो महानिदेशक होते हैं वो हो गए, या जो मुख्यमंत्री तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा ये सारे के सारे जो पद होते हैं, ये सारे के सारे पद वो होते हैं जिसको देश का महामंत्री जो होता है ना, वो चुनता है कि ये वाले होने चाहिए। और इनका चुनाव अक्सर वो सारे जो खुफिया जो एडवाइजर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो बॉडी ऑफ द पीपल, टिपिकली इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज और द मिलिट्री, believed to be involved in the secret manipulation or the control of government policy, the deep state and its policy of allowing extremist ideology flourish may be the actual issue of concern। और उसके पीछे बिजनेसमैन भी होते हैं जो दरअसल, जैसे बजट बनता है तो बजट वही बनेगा जिसे जनता चाहेगी नहीं, जिसे वो बिजनेसमैन चाहेगा। उस किस्म के सारे चेंजेस उसकर आएंगे। ये शैडो जो सरकार होती है, जिसे डीप स्टेट कहा जाता है,
ये एक बड़ा सीक्रेटिव और पावरफुल नेटवर्क होता है। इसमें इंडिविजुअल्स यानी कि जो व्यक्ति होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, खुफिया विभाग के हों, गवर्नमेंट के हों, बिजनेस के हों, मिलिट्री के हों, इकोनॉमिक एडवाइजर्स हों या कोई और हो, और इनका ही इन्फ्लुएंस वहाँ पे होता है। यही सब काम करते हैं। बाहर से जो मंत्री जो चुने जाते हैं, जो शपथ लेते हैं, वो सिर्फ साइन करते हैं उन फाइलों के ऊपर। उन्हें यह अधिकार नहीं होता कि वो जो उस पर लिखा गया है उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ले सके या कोई प्रश्न कर सके, इवन इन एडवाइजर्स को। इनका जो इन्फ्लुएंस होता है बहुत बड़ा होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर और राष्ट्रीय पॉलिसी के अंदर। इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो आते हैं, जो एमपी वगैरह चुन के आते हैं, उनको जवाबदेही होती है। इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो एक शेडो गवर्नमेंट है जो पर्दे के पीछे काम करती है। एक शेडो गवर्नमेंट है जो पर्दे के पीछे काम करती है। इसका मुख्य काम है कंट्रोल करना और मैनिपुलेट करना। क्या करना है? कंट्रोल करना और मैनिपुलेट करना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इवेंट्स को या किसी और किस्म की इवेंट्स, जिससे कि ये जो हमारे आका हैं, जो महामंत्री हैं, उसका इंटरेस्ट सर्व किया जा सके। यहां पर अकाउंटेबिलिटी उस महामंत्री के प्रति है। इसका मतलब है कि यहां पर संविधान या देश इंपॉर्टेंट नहीं है। उन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है और सिर्फ जो महामंत्री है, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो अपनी ये जो शैडो सरकार है जो पीछे की है, उसके द्वारा सारा का सारा तंत्र चलाया जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है इस समय पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है और हर किस्म की षड्यंत्र थ्योरीज आपको यहां पर मिलेंगे। अगर आप इसको वेरीफाई करने जाएंगे कि कोई इसका कोई सबूत ढूंढने जाए तो आपको सबूत नहीं मिलेंगे उसके, क्योंकि इनकी चीज़ें कोई भी राइटिंग में नहीं होती हैं। सीधी की सीधी जो चीज़ें होती हैं वो आदेश दिए जाते हैं और नीचे जो उनकी मशीनरी है ब्यूरोक्रेसी की है बाकी, वो उस पर काम करती है। अब ये इस ढंग से कोऑर्डिनेटेड मैनर से काम करते हैं कि सारे के सारे लोग एक साथ आते हैं, महामंत्री के ऑफिस में बैठ जाएंगे और वहाँ कहेंगे भी क्या करना है, किस ढंग से कंट्रोल करना है, कौन सी सरकार को कंट्रोल करना है, किसको डीरेल करना है, किसको गिराना है, किसको कितने फंड देने हैं, किसको कितने फंड नहीं देने हैं, कैसे कोई ऐसा चीज़ चलाई जाए जो कि जनता की नज़रों से दूर रहे, जैसे कि पीएम केयर्स फंड है इंडिया में। यानी कि इसको आप ऑडिट नहीं कर सकते हो, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो डीप स्टेट को बहुत पहले से इस्तेमाल किया जाता रहा है। खासतौर से पहले ब्यूरोक्रेटिक और मिलिट्री टर्म्स के अंदर इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है और जब भी लीडरशिप चेंज होती है। टर्की में जो डीप स्टेट का जो इस्तेमाल है वो टू डिस्क्राइब द नेटवर्क ऑफ मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हु एक्सर्टेड इन्फ्लुएंस ओवर द पॉलिटिकल प्रोसेस समटाइम्स वर्किंग आउटसाइड द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स। यानी कि ये किसी भी किस्म की संविधान की मान्यताओं से बंधे नहीं होते हैं, ये कानून की मान्यताओं से बंधे नहीं होते हैं। यानी कि अगर आप किसी को मरवाना चाहते हैं तो आप मरवा सकते हैं और ये उसका सारा बंदोबस्त करते हैं, किससे मरवाना है, कैसे मरवाना है, क्या करना है, इस देश में मरवाना है, दूसरे देश में मरवाना है। अब ये डीप स्टेट बहुत कुछ करती है। अभी हम भी, भारत भी कई कंट्रोवर्सी में आया हुआ डीप स्टेट के चक्कर में, बाहर कुछ लोग मारे गए हैं, कुछ मरवाने की कोशिश की गई है। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है अमेरिका के अंदर भी अब बढ़ गई हैं यहाँ पर, और वहाँ पर डीप स्टेट अब देखा जाए तो ट्रंप साहब ने भी लागू करने की पहले कोशिश की थी और बहुत कामयाब भी हो गए थे कि जितनी भी पावरफुल जो अनइलेक्टेड इलीट्स हो सकते हैं, जो या बॉडीज हो सकती हैं, वहाँ पर सबके ऊपर उस एक महामंत्री का कब्जा हो जाए। जैसे अमेरिका के महामंत्री कौन है? ट्रंप साहब हैं। तो चाहे वहाँ पे लार्ज कॉरपोरेशंस हों या सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हों या गवर्नमेंट एजेंसीज हों या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सभी के सभी चीज़ों को सर्व करने के लिए ये सारी की सारी जो नीतियाँ हैं बदली जाती हैं। जैसे कि भारत में अडानी अंबानी को हेल्प करने के लिए कानूनों को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है और वहाँ संविधान को और देश को और कानूनों को ताक पर रख दिया जाता है और किसी को परमिशन नहीं दी जाती कि भाई तुम इसको चेक कर सको। जुडिशरी को भी परमिशन नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि जुडिशरी के अंदर भी वो जजेस बिठा दिए जाते हैं या मास्टर के द्वारा, मास्टर जो रोस्टर होता है उसके द्वारा वो सारे केसेस उन जजों को सौंप दिए जाते हैं जो स्टेट के प्रति सिंपैथेटिक होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जो है पॉलिटिकल स्टेट के अंदर काफ़ी पॉपुलर है इस समय, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये डीप स्टेट जो है ये एक किस्म से सरकार के पीछे, पर्दे के पीछे एक सरकार है जो किसी भी किस्म के संविधान से, देश से, किसी अवधारणा से बंधी नहीं है, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। उसका सिर्फ एक ही आका है, वो है उसका जो महामंत्री, कि उस महामंत्री को मुझे फेस करना है, उसको जो मुझे वो कह रहा है वो मुझे करवाना है, मुझे उससे प्रश्न नहीं करना है। महामंत्री ने कहा कि इसको मरवा देना है तो मरवा दो,
महामंत्री ने कहा कि इसको हटा दो, इसको हटा दो, उसको वहाँ से चुनाव जितवा दो, जितवा दो, वहाँ पे बेईमानी करके वो हरवा दो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो हर स्ट्रक्चर उस ढंग से, हर नियुक्ति उस ढंग से की जाती है जो आपको सपोर्ट करती हो। जैसे कि भारत में चुनाव आयोग जो है कभी भी प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं देता कि आप उल्लंघन करते हैं। वो कहते हैं हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, ओपनली कहते हैं कि हम उनको नोटिस दे सकें। इसका मतलब समझ गए कि वो इतने डरे हुए लोग होते हैं कि क्या कहा जाए, हिंदुस्तान और बाकी देशों में भी मीर जाफर और जयचंदों की कमी नहीं होती है। ये रियलिटी क्या है और परसेप्शन क्या है, ये इसका फर्क होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अनइलेक्टेड लोग हैं, जो चुनकर नहीं आए हैं, वो पर्दे के पीछे, चाहे सिविल सर्वेंट हो, बिजनेस पीपल हो, एडवाइजर्स हो, मिलिट्री अफसर हो, इंटेलिजेंस अफसर हो, वो सब मिलकर एक ऐसे तंत्र विकसित कर लेते हैं जिसको किसी को जवाब नहीं देना है। जवाब सिर्फ एक बंदे को देना है जिसका नाम महामंत्री है। तो डीप जो स्टेट है ये अपने आप में ओपेक है, ये किसी को बताती नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि पीएम केयर्स फंड खोल दिया, उसके पीछे क्या चल रहा है, उसका कोई इंस्पेक्शन है, कोई ऑडिट है, कुछ नहीं है उसका। क्या वो किसी आरटीआई के अंतर्गत आता है? नहीं आता है। कुछ उसके बारे में बताओगे? नहीं बताएंगे आपको। इस किस्म के कानून बना दिए जाते हैं। तो इन शॉर्ट, द डीप स्टेट कॉन्सेप्ट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ रियल इंस्टीट्यूशनल पावर with a layer of suspicion and mistrust about who's actually controlling things behind the scene. पीछे कंट्रोल किसका है, मैनिपुलेशन किसके हैं? इट्स ए कॉम्प्लेक्स आइडिया दैट ऑफन इंटरसेक्ट्स विद ब्रॉडर कंसर्न्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स इन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। और आज अमेरिका में लोग क्यों डरे हुए हैं? जो उनकी फेडरल गवर्नमेंट है जिसमें 20 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, आज वो डरी हुई है, खौफ में है, क्योंकि पिछले 4 साल का जो उनका अनुभव था वो बहुत बुरा था ट्रंप के अंडर में। अब ट्रंप यहाँ पर शेड्यूल एफ को लागू करने जा रहे हैं। शेड्यूल एफ का मतलब है कि मैं जिसको मर्जी जहाँ मर्जी पोस्ट कर सकूँ और जहाँ मेरी मर्जी होगी, जो मेरे चाहने वाले, जो जिसको मैं चाहता हूँ, उनको इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बिठाया जाएगा। तो जो फेडरल वर्क फोर्स है 20 लाख की अमेरिका में, वो इस टाइम पूरी की पूरी एज पर है, किनारे पर है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत टेंशन है उनको। इसका मतलब ये हुआ कि द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट स्पेस टू पुट लॉयलिस्ट इन व्हाट वर स्टिल कैरियर सिविल सर्वेंट पोजीशन, यानी कि जो लॉयलिस्ट हैं उनको वहां पर बिठाया जाएगा। ये ट्रंप के जो एक पहले के अपॉइंटी थे, रोनाल्ड सैंडर्स, जिन्होंने ट्रंप की पोस्टिंग्स को लेके, फेडरल वर्क फोर्स को लेके, यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसको लेके जो उसका राजनीतिकरण किया, उनके जो अपॉइंटी थे रोनाल्ड सैंडर्स ने ट्रंप से निराश होकर रिजाइन कर दिया था। उनका कहना है कि अगर शेड्यूल एफ को लागू किया गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देश बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि देयर इज ए जनरल फीलिंग ऑफ ड्रेड अमंग द फेड एम्प्लॉइज या फेडरल एम्प्लॉइज। बहुत कुछ जो पहले दौर में भी हुआ था वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि शेड्यूल एफ जब आता है तो क्या होगा। 20 लाख सरकारी कर्मचारी हैं अमेरिका में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वहाँ पर, और शेड्यूल एफ को लागू करने से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। डीसी और मैरीलैंड और वर्जीनिया के एरिया में 4,49,000 फेड वर्कर है, उनकी लाइफ को बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर जो 1,62,000 एम्प्लॉई हैं उन पे बुरा असर पड़ेगा, और कुल मिला के 9,67,000 और जो फेडरल वर्कर्स हैं जो बाकी स्टेट्स में, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो शेड्यूल एफ आने का जो एक किस्म से क्या कहते हैं कि डर है, वो चारों तरफ छाया हुआ है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, डीप स्टेट बहुत गहरा विषय है। अभी आपके सामने मैंने थोड़ा सा उसका एक क्या कहते हैं कि ब्रेकिंग द आइस आपके सामने रखा है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।